नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर बिलग्राम से है, जहां पे आपको बता दें कि बिलग्राम में श्री राम लला सिंह और मेमोरियल पब्लिक स्कूल में विज्ञान और कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। छात्रों ने नवाचार और सृजनशीलता ने जीता सभी का दिल। जी हाँ, श्री रामलला सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में प्रांगण में जब आज वार्षिक आर्ट, क्राफ्ट और साइंस प्रदर्शनी तथा बाल मेला का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विज्ञान, पर्यावरण, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, नवाचार और रचनात्मक सोच का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि आरटीओ और श्री अरविंद कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी बिलग्राम श्री एन राम जी द्वारा फीता काट कर किया गया। प्रदर्शनी में जीव विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी ने औषधि पौधे पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किया और वहीं भारतीय संस्कृति विरासत को दर्शाते हुए विद्यार्थी के नॉर्थ ईस्ट विज्ञान के 7 सिस्टर्स के अगवदे की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। विज्ञान वर्ग के छात्रों ने आकर्षक और उपयोगी वर्किंग मॉडल्स के माध्यम से विज्ञान अवधारणाओं को सरल रूप से प्रस्तुत किए। हिंदी और अंग्रेजी विभाग के विद्यार्थी ने नेचर विद लिटरेचर थीम के अंतर्गत साहित्य के विभिन्न कालखंडों के रचनात्मक ढंग से प्रदर्शित किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अलग अलग रीतियों और त्योहारों पर आधारित रंग बिरंगी झांकियों से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा फ्लावर डेकोरेशन, कलश डेकोरेशन और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही नई शिक्षा नीति, नमामि गंगे परियोजना, गंगा संरक्षण और पंचप्रयाग थीम को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक SIR रहा और जिसके अंतर्गत छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के सहित उपस्थित सभी लोग ने मतदान की शपथ भी दिलाई। इस पर पहल पर अतिथियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। बाल मेला में लगी विभिन्न फूड स्टॉल, झूले, खेल प्रतियोगिता ने बच्चे और अभिभावकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। विद्यालय की निर्देशिका रीना सिंह ने अतिथियों को स्वागत संप्रेम सैंपलिंग भेंट देकर अभिभावकों का उत्साह। बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावकों ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स और हस्तशिल्प की सराहना की। छात्रों ने न केवल अपने प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए बल्कि उनके पीछे छिपे विज्ञान और उद्देश्य को भी आत्मविश्वास के साथ समझाया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों की मौलिक सोच, आत्मविश्वास और व्यवहारिक ज्ञान के विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रजनीकांत सिंह ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। खबर उन्नाव से है, जहां पे बता दें कि घरेलू कलह ने जी हां आपके भाई और अपने बहनों की जान ले ली है। वही आपको बताया जा रहा है कि घरेलू कलह ने ली भाई की जान, मचा हड़कंप। भाई ने भाई की चाकू मारकर करी हत्या। मृतका की मां ने बताया था मृतक को आते ही दौरे और वही दौरे आने पर घर में करने लगा था झगड़ा। आज फिर शुरू किया था झगड़ा। भाई ने चाकू मारकर की है हत्या। चाकू से घायल होने पर परिजनों ने मौके पर बुलाई एम्बुलेंस। घायल को एम्बुलेंस में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव कब्जे में पीएम को भेजा है। वही सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडी नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आशा। कहाँ के निवासी हैं? हम यहीं के रहते, पीडी नगर में। हम किराए पे रहते हैं। क्या घटना हुई है? कौन लड़ गए भाई भाई, बस भाई भाई लड़ गए? हाँ। अच्छा, जानकारी कैसे हुई? अभी मैं बहू दौड़ के गई कि माँ चलो लड़ाई हो रही है। हम गए तो एम्बुलेंस में लाद के लेके आ रहे थे, तब रोक के हम बैठे। अच्छा, हाँ। किस चीज से हमला किया है? अब ये हमने नहीं देखा सर। मामला आया है सामने, कौन सा मरीज? एक पेशेंट है, अभी आया था पीडी नगर से, जिसका कि नाम सत्यम सोनी है और मृत अवस्था में आया था और उसको बॉडी पोस्टमार्टम में रखा के पंचनामा कराया जाएगा। क्या लगता है किन चीजों से? उसकी मदर ने बताया कि उसको शायद चक्कू मारा है किसी क्या मानसिक तनाव था? हैं? मानसिक था क्या? पागल बता रही है। खबर बदायूं से है, जहां पे बता दें कि एक सप्ताह से गायब रेलवे कर्मचारी का शव गंगा में मिला है। जी हां, आपको बता दें कि कचला में रेलवे ट्रक पर पेट्रोलिंग के दौरान लापता हुआ था। कर्मचारी बीते एक सप्ताह से लगातार गोताखोर तथा पुलिस कर रही थी तलाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, उचित जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र के कचला गंगा घाट का बताया जा रहा है।
खबर उन्नाव से है, जहां पे बता दें कि घरेलू विवाद की वजह से बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से हत्या कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि ये घटना और शनिवार दोपहर करीब 3:15 पर बताई जा रही है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार पीडी नगर निवासी 24 वर्षीय शिवम सोनी से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था। सत्यम गणेश सोनी के पुत्र थे और वही विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर शिवम ने चाकू से सत्यम पर हमला कर दिया। यह हमला घर के पास ही किया गया, जिससे सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन तत्काल घायल सत्यम के इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सीओ सिटी दीपक यादव और थाना कोतवाली सदर प्रभारी चंद्रकांत मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के शव के कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि प्रारंभिक जांच में यह मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ था और क्या पहले भी दोनों भाइयों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी और आरोपी शिवम सोनी की तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं से मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोपहर लगभग 3:15 बजे कोतवाली सदर की पुलिस को यह सूचना मिली कि पीडी नगर के निवासी सत्यम सोनी पुत्र गणेश सोनी की उनके भाई द्वारा चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया गया है। उनके बड़े भाई शिवम सोनी द्वारा यह घटना कारित करी गई। परिवारजनों द्वारा सत्यम सोनी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। सत्यम सोनी की शव को कब्जे में लेकर उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 27 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 3:15 बजे कोतवाली सदर की पुलिस को यह सूचना मिली कि पीडी नगर के निवासी सत्यम सोनी पुत्र गणेश सोनी की उनके भाई। खबर महोबा से, जहां पे बता दें कि 12 मुकदमे में आरोपी वारिस उर्फ उच्चू को भी जहां पुलिस ने और साथ ही साथ आपको बता दें कि 95,000 कैश के साथ बरामद किया है। महोबा में पुलिस से खौफनाक हंटर जारी किया है। लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश वारिस उर्फ लुच्ची को गोली मारकर घायल कर दिया। चोरी की बड़ी वारदात में फरार चल रहे इस बदमाश के पास से गला हुआ सोना और नकदी बरामद हुए। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल पहुंचते ही शातिर बदमाश लुच्ची कैमरे के सामने मुस्कुराता हुआ नजर आया। महोबा जनपद अपराधियों के शामत आई हुई है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर की बड़ी कार्रवाई अंजाम दिया। इस बार पुलिस के निशाने पर शहर का शातिर अपराधी वारिस मसूर उर्फ लुच्ची, जो महोबा और बांदा जिले में आतंक का पर्याय बना हुआ था। शहर कोतवाली प्रभारी मनीष पांडे अपनी टीम के साथ यशोदा नगर इलाके में गश्त पर थे, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखा। पुलिस की गाड़ी देखते हुए झाड़ियों की ओर भागने लगा। जब पुलिस ने उसे ललकारा तो बदमाश ने तमंचा निकालकर गालियां देते हुए पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग झोंक दी। पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए तत्काल मोर्चा संभाला। शहर कोतवाल मनीष पांडे ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग का, जिसका निशाना इतना सटीक था कि गोली सीधे बदमाश के पैर में जा धंसी। गोली लगते ही बदमाश जमीन पर गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने फौरन हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचा। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। वारिस उर्फ लुच्ची ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी भविष्य सेन और पीयूष राजपूत से मिलकर 30 नवंबर को आपको बता दें कि सतीपुर में प्रदीप बादल के घर चोरी की थी। बदमाश के पास से चोरी किए गए सोने को गलाकर बनाए गए 6 टुकड़े और उसे बेचने के लिए 95,000 रुपए की नकदी बरामद की थी। इसके अलावा एक अवैध तमंचा कारतूस ने भी पुलिस जब्त किया है। बदमाश का दुस्साहस देखिए, जब मीडिया कर्मी कवरेज के अस्पताल पहुंचे तो घायल होने के बावजूद वारिस मंसूरी कैमरे के सामने मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर ना तो कानून का खौफ था और ना ही जेल जाने का डर। महोबा और बांदा में दर्ज 1 दर्जन मुकदमे वाला ये शातिर अब पुलिस के सलाखों के पीछे है। पुलिस अधीक्षक ने टीम के सहायक सफलता की सराहना की है। कोतवाली महोबा नगर व एसओजी महोबा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिनांक 30/11/2025 को कोतवाली नगर क्षेत्र में मोहल्ला शक्ति नगर के अंतर्गत दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना, जिसमें नकदी व सोने चांदी की जेवरात चोरी किए गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी जिस घटना की पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त गणों की शिनाख्त कर उनका पीछा, उनको पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा था। मैं वांछित अभियुक्त वारिस उर्फ लुच्ची, जो कि शातिर अपराधी है, जिस पर दर्जनों अभियोग गुंडा, गैंगस्टर, नकबजनी व चोरी के पूर्व से पंजीकृत है, जिसका एक गैंग भी जनपद में रजिस्टर्ड है, तथा इसकी गिरफ्तारी पर
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया हुआ था, जिसको कल रात्रि में एसओजी व कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए साहसिक मुठभेड़ के उपरांत स्टेशन रोड यशोदा नगर से एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसको घटनाक्रम के अनुसार अभियुक्त को आता देखकर पुलिस पार्टी द्वारा रोका व टोके जाने के प्रयास पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से एकदम फायर कर बचकर भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिस पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जामा तलाशी में इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए। साथ ही दिनांक 30/11/2025 को महोबा कोतवाली क्षेत्र में शक्ति नगर में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना का अनावरण हुआ है, जिसका 36 ग्राम गलाया हुआ सोना जो टंच किया हुआ है वह 95,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। सोना व नकदी को कुल मिलाकर लगभग 6 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि शक्ति नगर से जो चोरी की घटना उसके साथियों द्वारा अंजाम दी गई थी, उसमें जो जेवरात चोरी किए गए थे, जिसको सोने को उसके द्वारा गलाकर अपने पास रखा हुआ था, आज उसको ठिकाने लगाने के उद्देश्य से भागने की प्रयास में था। अभियुक्त को तत्काल ही गोली लगने उपरांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी हालत सामान्य है। पुलिस द्वारा इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। जैसे भी तथ्य पूछताछ में प्रकाश में आएंगे, विवेचना में समाहित करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। खबर ऋषिकेश से, जहां पे अब बता दें कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन जी हां कार्रवाई में जुटी है। भूमि नपाई को लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवाजी नगर, मीरा नगर, बापू ग्राम, मनसा देवी और गुमानीवाला में वन विभाग की नपाई शुरू हुई है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई में जुटा है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग का झेलना पड़ा भारी विरोध। वहीं प्रशासन की टीम पर भड़के लोगों ने वन विभाग को गो बैंक के नारे लगाए। वह स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को शिवाजी नगर में घुसने से रोका। वहीं करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन के बाद और पुलिस और वन विभाग ने किया बल का प्रयोग और धक्का मुक्की के बीच वन विभाग और प्रशासन की टीम शिवाजी नगर में घुसी। वही आपको बता दें कि प्रशासन की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया हवाला। लोगों को बताया घरों को किसी प्रकार के नहीं होगा नुकसान। खाली पड़ी भूमियों को वन विभाग की टीम नपाई के साथ करेगी चिन्हित। क्षेत्रीय लोग पैनिक ना हो, किसी भी घरों को नहीं उजाड़ा जाएगा। स्थानीय लोग बोले मेहनत की कमाई से खरीदी है जमीन। खबर उत्तराखंड से है, जहां पे बता दें कि उत्तराखंड के स्ट्रीट फूड को लेकर जी हां बड़ी कार्रवाई हुई है। जहां पे उत्तराखंड के स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक अहम और सराहनीय पहल सामने आई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड के नेस्ले इंडिया और नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया यानी कि बता दें कि संयुक्त सहयोग राज्य प्रोजेक्ट सर्व सेफ में फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के जुड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी आजीविका बेहतर होगी बल्कि आम जनता को भी सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिल सकेगा। आज बता दें कि रामनगर नगर पालिका में आयोजित स्ट्रीट फूड जो आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। इसी सोच के साथ खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तराखंड ने नेस्ले इंडिया और नेस्ले से मिलकर उत्तराखंड में प्रोजेक्ट सर्वे सेफ फूड की शुरुआत की है। नगर पालिका सभागार और रामनगर नैनीताल में इस परियोजना के तहत 60 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को आपका देख पोस्ट ट्रेनिंग दी गई है। इस प्रशिक्षण में साफ सफाई, सुरक्षित खाद्य
हैंडलिंग, व्यक्तिगत स्वच्छता और खास सुरक्षा मानकों पर विस्तार जानकारी दी गई है। हमारा उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खास स्वच्छता सुरक्षा प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाना। प्रोजेक्ट सर्वे सेफ फूड से न सिर्फ विक्रेताओं की आय बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित भोजन मिलेगा। नेस्ले इंडिया द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट देश के कई राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहा है और उत्तराखंड में भी इसका विस्तार किया जाएगा। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को सही प्रशिक्षण देकर हम खास सुरक्षा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। नगर पालिका में आयोजित प्रोजेक्ट सर्व सेफ फूड न सिर्फ स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए बल्कि आम जनता के लिए सेहत के लिए भी एक बड़ी सकारात्मक पहल साबित हो रहा है। जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत सरकार और नेस्ले इंडिया लिमिटेड और जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है नासवी, तो इन सबके सहयोग से ये रामनगर में जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके लिए ये फूड सेफ्टी का 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम है, जिसमें जो है जो रामनगर शहर में और शहर के आसपास जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, चाहे वो चाय बेचते हैं, मैगी बेचते हैं, मोमो बेचते हैं या अन्य कोई भी अपने स्ट्रीट में अपने कार्ट में जो भी खाद्य सामग्री बेचते हैं, तो उनको फूड सेफ्टी के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उसके बारे में विस्तार से इस ट्रेनिंग द्वारा बताया जाएगा कि आपको अपने दुकान पर खाद्य सामग्री की तैयारी, उनका निर्माण, उनका विक्रय, उनका संग्रह और उनका रखरखाव किस तरीके से किया जाना है, ताकि आम जनमानस जो कि अत्यधिक मात्रा में स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन का यूज करता है, उसको स्वच्छ, सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। सबसे बड़ी बात है कि ये जो फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग है, जिसको फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग कहा जाता है, यह जो है निःशुल्क दी जा रही है। इसका जो है कोई भी जो है फीस नहीं ली जा रही है। ये जो है जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा जो है प्रायोजित एक ट्रेनिंग कार्यक्रम है, जो भारत सरकार, FSI, उत्तराखंड सरकार और स्ट्रीट फूड वेंडर्स का संगठन है नासवी, उसके सहयोग से कराई जा रही है। अभी तक पूरे कुमाऊं रीजन के 6 जनपदों में 1000 से ऊपर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ये फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसका उनके व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ा है। ट्रेनिंग लेने के बाद उन लोगों ने अपने प्रतिष्ठान की साफ सफाई और स्वच्छता बढ़ा दी है और वो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के जो प्रावधान हैं, उसकी जो नियमावली है, उसके नियम हैं, जो विनियम हैं, उनका भी अनुपालन उन्हें सुनिश्चित कराया जा रहा है। खबर ऋषिकेश से, जहां पे बता दें कि एम्स ऋषिकेश में विनय त्यागी, जी हां, कुख्यात विनय त्यागी की मौत हो गई है। वही आपको बता दें कि एम्स के मोर्चरी में शव को पोस्टमार्टम किया गया। कुख्यात विनय त्यागी के शव को पोस्टमार्टम प्रक्रिया 8 घंटे तक एम्स के मोर्चरी में चलती रही, जिसके बाद करीब 4 बजे विनय त्यागी के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस की सुरक्षा में विनय त्यागी के शव को एम्बुलेंस की सहायता से मेरठ भेजा गया। इस बीच विनय त्यागी का परिवार रोते बिलखते नजर आया। वहीं एम्स पहुंचे त्यागी समाज के लोगों ने इस पूरे प्रकरण को, आपको बता दें कि प्लान और साजिश के तहत बताया और देहरादून त्यागी समाज कार्यकारी सदस्य प्रवीण त्यागी ने पूरे मामले में CBI जांच की मांग की है। उन्हें कहा है कि जल्द ही इस पर त्यागी समाज की बड़े स्तर पर बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही CBI जांच को लेकर गहन चर्चा भी की गई। इसमें यही है कि इसमें जो शासन प्रशासन में पहले ही बोल दिया, वो स्पष्ट वो नहीं दिखाई दे रहा और त्यागी बिरादरी के होने के नाते और इस देवभूमि उत्तराखंड में ये शांति प्रिय प्रदेश है, जिस तरह की घटनाएं हो रही है अभी, जैसा भी आपका अंकिता हत्याकांड हुआ हो, अच्छा दूसरी मामला अगर वो उन पर कोई पिछली धाराएं भी लगी हुई थी तो जुडिशियल का मैटर है। जुडिशियल से अगर कोई उन पर मुकदमे थे या वो जेल में बंद थे। एक तो अभी मुझे बताया गया कि एक झूठी एप्लीकेशन पे उनकी वाइफ ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, उनका शिफ्टिंग कराया गया और शिफ्टिंग कराया गया तो वज्रवाहन से के द्वारा होना चाहिए, वो वैसी गाड़ी में लेके चले गए और उनके ऊपर फायरिंग होगी। उसके बाद पुलिस पे वेपन सब, तो उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग ना करके ये कहते कि ना पकड़ते रहो। तो इसमें साफ सीधी बात है कि इसमें हम CBI की जांच की मांग करते हैं और हम त्यागी समाज के लोगों से अपनी बात करेंगे कि इसमें हमारी अगली रणनीति क्या होगी।
खबर भागलपुर से, जहां पे बता दें कि वेब मीडिया के 7वें समापन दिवस, जी हां आपको बता दें कि स्थापना दिवस 7वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन सत्र आयोजित मनाया गया। वहीं भागलपुर के आनंद उत्सव पैलेस में वेब मीडिया समागम की 7वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन सत्र आज भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मीडिया जगत के जुड़े कई वरिष्ठ पत्रकार, वेब मीडिया प्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बीजेपी बिहार मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर और भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे, वेब मीडिया जर्नलिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल और न्यूज 18 के एडिटर चीफ इन मनोज कल्याणकारी, न्यूज 18 के बिहार संपादक ब्रजमोहन सिंह और वेब मीडिया एसोसिएशन नेशनल के एग्जीक्यूटिव मेंबर विजय सिन्हा, कुमार आदित्य तथा वेब मीडिया संगठन की भागलपुर जिला अध्यक्ष श्यामानंद सिंह के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर दिया। उद्घाटन सत्र की संबोधित करते हुए पूर्व के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि डिजिटल पत्रकारिता आज लोकतांत्रिक मूल्य के संरक्षण है, पारदर्शिता बढ़ने और जन सरोकार को प्रभावी ढंग से सामने लाने के सशक्त माध्यम बन चुकी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वेब मीडिया में आम जनता की आवाज को मजबूती उठाया गया है और समाज में जागरूकता लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। वक्ताओं ने वेब मीडिया की भूमिका, उसकी जिम्मेदारी और बदलते मीडिया के परिदृश्य पर विस्तार चर्चा की। आयोजन समिति के अनुसार वेब मीडिया समागम का 7वां स्थापना दिवस समारोह का समापन कल विभिन्न सत्रों के और कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। जो हमारा है वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वेब मीडिया समागम 2025 का आयोजन किया गया था। 2023 में हमारा पहला आयोजन था, पटना में हम लोगों ने किया था। इस बार दूसरा जो सत्र था ये भागलपुर में करने का एक जो खास मकसद ये है कि जो रिमोट एरिया में हमारे डिजिटल पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं या कहीं भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में संगठन को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाएं। अगर उनके मन में कहीं भी डिजिटल पत्रकारिता करने के दौरान कोई भी उनके मन में डर है, भय है, संशय का माहौल है, फेक न्यूज, पेड न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें हम अवेयर भी करते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने भागलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमारे वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आज 7वां स्थापना दिवस समारोह भी है। आप देखेंगे कि देश के कई मीडिया दिग्गज हम कह सकते हैं वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अभी कई सत्र अभी बाकी हैं, अभी हम लोग दूसरे सत्र में हैं, बौद्धिक सत्र चल रहा है। कई जो अमर उजाला हैं उनके संपादक हैं, जो प्रवीण झा जी हैं, बिहार झारखंड पंजाब केसरी के हमारे संपादक हैं, संजय द्विवेदी जी जो हमारे WJSA के चेयरमैन हैं, कई सारे विद्वान हम कह सकते हैं कि पत्रकार जो हैं हमारे देश के जाने माने जो ख्यात पत्रकार हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हमें लग रहा है कि एक सकारात्मक माहौल डिजिटल पत्रकारिता के लिए हम लोग उसमें बनाने का ये प्रयास जो है वो सफल होगा। कई हमारे जो लोग हैं हमारे देश भर से जो आए हुए सदस्य हैं, कई राज्यों से हमारे आए हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पदधारक हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, तमाम लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए जो वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो मिशन है, जो हमारे पत्रकारिता का जो हमारा उद्देश्य है, उसे पूरा करने की दिशा में हम लोग एक मंच पर आज सम्मिलित हुए हैं। और कल तक का ये सत्र है, कल हम लोगों का सांगठनिक चुनाव भी है। इस चुनाव के बाद एक फिर से नेतृत्व के लिए जो है हम लोग विचार करेंगे कि हो सकता है कि नेतृत्व हम कंटिन्यू करें या हमारी जगह पे कोई दूसरा अध्यक्ष हो। ये जरूरी नहीं है, कोई दूसरा अध्यक्ष हो सकता है। तो ये एक संगठन जो है, इस संगठन की एक मूल भावना है, इसमें एक छोटा सदस्य भी जो है अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक इस तरह से इसका जो एक कह सकते हैं कि नैतिक मूल्य है, इसे ऊंचा उठाने का हम लोगों ने काम किया है। एक तो पहले हम लोग ये मानते हैं, पहले निज पर शासन तब अनुशासन, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये काम कर रहे हैं कि अपने सदस्यों को, अपने हमारे पोर्टल सदस्यों को जो भी WGI से जुड़े हैं उन्हें आत्मसम्मान और जो पत्रकारिता का जो पत्रकारिता की जो लक्ष्मण रेखा है, इनसे उनको अवगत कराएं, कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाएं और समाज के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाएं। खबर भागलपुर से, जहां पे कड़ाके की ठंड को देखते हुए बता दें कि मां आनंदी सरस्वती ने आपको कहते सैकड़ों जरूरतमंदों को बीच कंबल और गर्म कपड़े का किया वितरण। भागलपुर में आज मां आनंदी संस्थान के कड़ाके की ठंड को देखते हुए सैंडिस्क कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर सेकंड बच्चे, बूढ़े एवं महिलाओं के बीच सभी तरह के गर्म कपड़ों के साथ कंबल का भी वितरण किया गया। मौके पर मां आनंदी संस्था के संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि पूरे बिहार के साथ साथ भागलपुर में भी ठंडी का प्रकोप जारी है और इस बीच गरीब लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसे देखते हुए आज संस्था के द्वारा गर्म कपड़े और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जिन्हें नए पुराने गर्म कपड़े और कंबल भेंट किया गया। कंबल मिलते ही लोगों के चेहरे पर खुशियां नजर आने लगी। वहीं उपस्थित लोगों ने मां आनंदी संस्था को इस नए कार्य के लिए धन्यवाद और आशीर्वाद दिए।
सत्र के प्रारंभ होते ही हमारी संस्था मां आनंदी संस्था के सभी सदस्य जो सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने संस्था के सभी सदस्यों को तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। जिस प्रकार से हम लोगों के एक सिर्फ सूचना देने मात्र से सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए बड़े से बड़े और महान से महान कार्यों को अपने बलबूते अपने बल से बुद्धि से इतना ज्यादा इसको बहुत ही छोटे कम समय में इसको पूर्ण कर देते हैं। तो सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे संस्था की ओर से जो है गर्म कपड़े, कंबल, नए एवं पुराने दोनों ही कपड़े का वितरण हुआ है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी काफी दूर दूर से लोग आए हैं, कुछ सबौर से आए हैं, कुछ नाथनगर से आए हैं, बाबूपुर से आए हैं। और बाबूपुर तो मैं बस एक जगह का नाम बता रही हूँ, लेकिन उससे भी कई जगह से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी हमने सिर्फ यहाँ पर नए कपड़ों का ही वितरण नहीं किया है, पुराने कपड़ों का भी वितरण किया है। और जिस प्रकार से नए कपड़े को लेने में भीड़ थी उससे ज्यादा मैं कहीं देखी पुराने कपड़े को लेने में भीड़ थी। तो मैं समाज के उन सभी वर्गों को कहना चाहती हूँ जो कि ये कहते हैं जो आज ये लोग कपड़े लेकर के कपड़े बेच देते हैं या फिर इन लोगों को जो चावल मिलता है वो चावल बेच करके बासमती चावल खाते हैं। तो मैं उन सभी प्रबुद्ध जनों को मैं कहना चाहती हूँ जो ये आज यदि बासमती चावल खाने के लायक रहते हैं या फिर ये कम्बल बेचते इतने दूर दूर से पुराने कपड़े और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो यहाँ नहीं आते। अपने अपने घरों से निकलिए और आपके पास जब ऐसे सामग्री जो आपके उपयोग में ना हो वो जरूर लेकर आए, या वो भी नहीं कर सकते तो हमारी संस्था आप तक पहुंचेगी और वो सारे सामग्री को लेकर के आएगी। क्योंकि मुझे मैं देखकर ये सीन बहुत ही विचलित हो जाती हूँ, विचलित हो जाती हूँ। आप लोगों को मैं कितने वीडियो भी शेयर करूंगी जहाँ पुराने कपड़े के लिए लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी जरूरत है। जय मातृशक्ति, जय मां आनंदी संस्था। खबर भागलपुर से है, जहां पर बता दें कि नाथनगर विद्यालय में मिड डे मील और शैक्षिक संस्थानों के बता दें कि सामग्री गायब हुए हैं। और वहीं भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना उस समय सामने आई जब विद्यालय में कार्यरत रसोई विद्यालय पहुंची और मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था। इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद विद्यालय के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय से मिड डे मील योजना के तहत रखा गया लगभग 6 कुंटल चावल, 3 बेंच, 1 कुर्सी, बाजा बजाने वाली मशीन और 1 माइक सेट, कक्षा का ताला और अन्य स्पीकर मशीन अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई। चोरों ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय की प्रभारी सह वरीय शिक्षिका करुणा कुमारी ने पूरे मामले को गंभीरता बताते हुए स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन के लिए आवश्यक संसाधनों की चोरी से शैक्षिक व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पहले भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायतें की गई थी, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द चोरी की घटना को खुलासा कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पास के इलाकों को पूछताछ कर रही है। प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर की हूँ। यहाँ जो कल रात में जो है चोरी हो गई है, तो मेरे यहाँ विद्यालय से जो है ना 6 कुंटल चावल और रेडियो का जो मशीन रहता है बजा बजाने वाला वो चोरी हुई है। और पूरा ये देखिए कागज का कॉपी सब बिखार कर रख दिया है। ड्रॉवर का जो है सब चीज खोल खाल कर रख दिया है टेबल का। और गोदरेज उदरेज सब ताला तोड़ दिया है। तोड़कर 6 कुंटल जो है चावल कोठी में था वो निकाल लिया है। पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है कमरा को खोल खाल कर। और मेन गेट का ताला भी वो भी तोड़ दिया है। बाहर में डेस्क भी 3 डेस्क भी चुराया है और कुर्सी भी 1 लेकर दिया है। अब पूरा ताला तोड़कर सब चीज कर दिया है। मेन भी गेट का ताला जो था 2 तोड़ा है और अंदर का भी तोड़कर घुसा है। कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है ये मधुसूदनपुर नाथनगर में पड़ता है। खबर भागलपुर से है, जहां पे आपको बता दें कि पीरपैंती में सड़क ढलाई में भारी अनियमितता पाई गई है। जी हां, आपको बता दें कि वहां पे विधायक मुरारी पासवान का औचक निरीक्षण किया गया। कंपनी को चेतावनी भी दी गई। भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्यालापुर सरकांडा और रोड पर चल रहे सड़क ढलाई कार्य में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। क्षेत्र के विधायक मुरारी पासवान ने सड़क निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया।
यह निर्माण कार्य मदर इंडिया कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता, सामग्री, तकनीकी मानकों पर भारी खामियां पाई गई हैं, जिस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। मौके पर विधायक मुरारी पासवान ने कंपनी के प्रबंधक से फोन पर बात की, तीखी फटकार लगाई। उन्हें साफ शब्दों में कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य में जल्द सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई की अनुशासन भी की जाएगी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता के गुणवत्तापूर्ण सड़क मिलना उनका अधिकार है। उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में वो विधानसभा में उठाएंगे और पूरे सड़क निर्माण के उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। विकास योजना, भ्रष्टाचार पर लापरवाही को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने विधायक के इस कदम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनके हस्तक्षेप में अब सड़क निर्माण कार्य में सुधार होगा और लोगों की बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। आज आप राजगांव पंचायत के राजगांव में हैं और यहाँ पे आपने निरीक्षण किया सड़क निर्माण का, तो क्या कुछ पाया, क्या कमियां देखी यहाँ पे? ऐसा है कि ये अपना मदर इंडिया का बहुत सारा कंप्लेन मिल रहा था मेरे पास। दियरा में भी कई एक जगह रोड बनाया है, रोड का गिट्टी उड़ना शुरू हो गया। इससे पता चलता है कि इस कंपनी के द्वारा जो काम हो रहा है एकदम लो क्वालिटी का हो रहा है। तो क्वालिटी सुधारने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमको भागलपुर में बैठक ही है मेरा, अभी 2 बैठक है। बैठक को छोड़ करके इस ओर आना पड़ा हमको, और इस ओर देखे तो वही काम जो हो रहा है एकदम लो क्वालिटी का हो रहा है। दियरा में भी काम किया है, लो क्वालिटी का हुआ है। इन लोगों से बात करके जेई को बोले कि आप अपने काम में सुधार कीजिए, ये सारा जो बढ़िया मटेरियल है तो उसको लाइए। बालू जो दे रहे हैं, बालू में भी ठीक ठाक होना चाहिए। बालू में भी कहीं मिट्टी क्या आ रहा है, तो चलिए जो भी हो, मोटा पतला थोड़ा होता है, लेकिन गिट्टी की क्वालिटी होना चाहिए। और सीमेंट और बालू में जो मिश्रण होता है, गिट्टी का जो मिश्रण होता है, उसका जो एस्टीमेट होता है वो ठीक होना चाहिए। खबर भागलपुर से, जहां पे बता दें कि जय माता दी के जयकारों से रेलवे स्टेशन जी हां भक्तिमय हो गया। 125 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी दर्शन को रवाना हुए। जय माता दी की सेवा समिति के बैनर तले भागलपुर से श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करने के लिए भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस से रवाना हुआ। अध्यक्ष विजय शाह और संयोजक डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जिले के अलग अलग स्थानों से आए 125 से ज्यादा श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 दिसंबर को भागलपुर से रवाना हुए। इस दौरान भागलपुर के रेलवे स्टेशन का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। जब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु माता के भजन गीतों पर जमकर झूमने लगे। इस दौरान श्रद्धालु ने बताया कि पिछले 44 वर्षों से लगातार जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले सभी श्रद्धालु 9 वर्ष के आगमन पर पूर्व माता का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं और माता का दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ पूरे वर्ष भर में अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। श्रद्धालुओं ने भागलपुर सहित पूरे देश और विश्व में सुख शांति की कामना की बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म का पता पूरे विश्व में हरा यही और मां वैष्णो देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि यात्रा में वशिष्ठ नारायण जी और नीरज कुमार, विवेक ओझा, चंदन मलाकर और रंजीन गुप्ता, अनिता देवी, पूजा देवी, रेखा शर्मा, सुनैना देवी सहित 125 श्रद्धालु रवाना हुए। जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले प्रत्येक वर्ष सैकड़ों श्रद्धालु भागलपुर से माता वैष्णो की यात्रा करते हैं और पूरे प्रदेश के देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पिछले 44 वर्षों से यह सफर लगातार अनवरत, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के माता रानी की कृपा से सफल होता आया है। मैं भी इस बार मैं श्रद्धालुओं को मैं विदा करने यहाँ पर आई हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सनातन का झंडा बुलंद हो। माता रानी की कृपा समस्त देशवासियों पर बनी रहे। हमारा देश जो अखंड भारत की हम लोग कल्पना करते हैं, पूरे विश्व में हमारा देश सबसे अग्रणी स्थान में खड़ा रहे। हर लोग निरोग हो, स्वस्थ हो और हमारा देश उन्नति और तरक्की करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। सभी लोगों के सुखद और मंगलमय यात्रा की मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ और मैं इस समिति को अनवरत इतने वर्षों से सबों को साथ लेकर, चाहे वर्षा है, पानी है, तूफान है, कोहरा है, ओलावृष्टि
गृहस्थी हो, लेकिन ये सफर कभी नहीं रुका है। तो मैं तमाम पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं खासकर मैं विजय भैया को के साथ मृणाल शेखर जी जाते हैं और भी सभी बंधु बांधव जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, छोटे बच्चे जाते हैं। मैं सबों के सुखद उज्जवल भविष्य में कामना करती हूँ। ये जय माता दी सेवा समिति पिछले 44 वर्षों से लगातार 27 दिसंबर को वैष्णो देवी जा रही है और हमारा मकसद है कि हर लोग, चाहे शहर के कोई भी लोग कहीं से भी हो बिहार से, हमारे साथ जा सकते हैं। हमारा डेट फिक्स है 27 दिसंबर ही है और हम लोग 27 दिसंबर को ही जाते हैं। कोरोना में भी हम लोग 27 दिसंबर को ही गए थे। पिछले 44वां साल है, 82 में शुरू किए थे, ये 44 साल हो रहा है, इस बार 44वां साल हो रहा है। अब माता रानी सभी भक्तों को और इन सभी भक्तों को जिन्होंने मुझे छोड़ने आया है, उन सभी को मनोकामना पूर्ण करे और सभी को आशीर्वाद दे, सभी की यात्रा सफल हो। जय माता दी। ये जय माता दी सेवा समिति का जत्था आज ये कितनी बड़ी बात है कि 40 वर्षों से भी ज्यादा हो गया, 43 साल, और ये 44वां वर्ष है जो बिना रुके बिना थके और इसी दिन इसी तिथि को 27 दिसंबर को हमारे श्री विजय शाह जी जो अध्यक्ष हैं, श्री अनिल जैन जी, नीरज जी, प्रवीण जी, सभी भक्तों के नेतृत्व में ये जत्था रवाना होता है और 100 से ज्यादा लोग, जैसा भैया ने बताया 125 लोगों के लगभग का ये जत्था पूरे माँ की भक्ति में लीन होकर लोक कल्याण की कामना से कि हमारा आंध्र प्रदेश आगे बढ़े, भागलपुर आगे बढ़े, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी हो, सभी निरामय हो। इस लोक कल्याण के भाव के साथ हम सभी यहाँ से माँ की भक्ति में झूमते गाते, भजन पर नाचते गाते सभी यहाँ से जाते हैं और हकीकत में एक एनर्जी लेकर लोग आते हैं। और पूरा अभी जो अंग्रेजों का नया साल, अंग्रेजी नव वर्ष आने वाला है, तो हम लोग वो पूरे साल यदि उसकी बात करें तो ये लोग, और देखिए विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग अपने तनाव से मुक्त होकर माँ की चरणों में अपना स्नेह और आशीर्वाद की कामना लेकर वहां जाते हैं और आशीर्वाद लेकर आते हैं। और पूरे वर्ष लोग पूरे मनोयोग से अपने बिजनेस, व्यापार, निजी जो दिनचर्या है उसमें लगते हैं। और मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी हो, सबों का कल्याण हो और हमारा समाज आगे बढ़े, प्रेम हो, आपसी सद्भाव हो और सनातन का झंडा बुलंद रहे। ये जो आज पूरे देश में जो सनातन जागृत हुआ है, तो आपसी भाईचारे के साथ सनातन का झंडा बुलंद रहे, इसी अपेक्षा और उम्मीद के साथ हम सभी माँ के दर्शन को जाते हैं। और वहाँ के बाद अलग अलग क्षेत्रों में भी कई ऐसी धार्मिक जगहें हैं जहाँ पर कि लोग जाकर और आशीर्वाद की कामना लेकर जाते हैं। तो यही भाव के साथ ये जत्था और माँ की कृपा पूरे जत्थे पर और सभी देशवासियों पर बनी रहे, ऐसी शुभेच्छा। खबर भागलपुर से है, जहां पे आपको बता दें कि एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि एक युवक के शव को 3 टुकड़ों में कर बाहर फेंका गया है। वही आपको बता दें कि भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है जिसमें बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अब वही आपको बता दें कि जिस तरह से भागलपुर में बड़ी खबर सामने आ रही है, भागलपुर के इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके में सन्न कर दिया। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है। 3 दिन से लापता युवक का शव 3 टुकड़ों में बरामद किया गया। हत्या इतनी नृशंस थी कि जिसने भी शव को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मृतक की पहचान मस्कन अकबदई बारीपुर निवासी संतोष दास के भांजे अभिषेक कुमार के रूप में भी बताया जा रहा है कि अभिषेक 23 दिसंबर से लापता था। परिजनों द्वारा खोजबीन के बाद 24 दिसंबर को नाथनगर थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शाम पुलिस को सूचना मिली और राघोपुर पंचायत के शाहपुर पुलिया के पास एक बोरे में कुछ संदिग्ध पड़ा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आपको बता दें कि कुछ पंचायत और वही शाहपुर पुलिया के पास एक बोरे में कुछ संदिग्ध पड़ा। जब पुलिस मौके पर पहुंची और बोरा खोला गया तो भीतर के दृश्य में देख पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। अभिषेक का शव 3 टुकड़ों में कटा हुआ मिला। दोनों हाथ मोटी कि नालसौन रस्सी से बंधे हुए थे और शरीर को जैकेट की बंद कर बोरे में भरा गया था। इसमें मिट्टी और बालू भी डाली गई थी।
पुलिस के मुताबिक युवक की पहली गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी हेक्सा ब्लेड से शरीर के 3 टुकड़े किए गए थे। आरोपी युवक के सिर और पैर को गंगा नदी में फेंकने की बात कबूल कर चुके हैं, जिसकी तलाश अब भी जारी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी राधे और ऋतिक दोनों मिर्जापुर के रहने वाले 2 को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हीं के निशानदेही पर शव बरामद कर घटना की जानकारी मिली है। तेईस 12/2025 को मेरा भैगना अभिषेक कुमार मेरे घर से यह बोल करके निकला 7:30 बजे शाम के कि हम ऑटो वाले को पैसा दे करके हम आ रहे हैं। वो ऑटो वाला मेरा माल उस दिन पहुंचा करके भागलपुर से आया था, उसका कुछ पैसा रह गया था, करीबन 150 रुपया। बोला कि हम पहुंचा करके हम आ रहे हैं। वो जब घर से निकला तो वो करीबन 1-2 घंटे के बाद वो नहीं वापस आया। तो मैंने मेरे घर से कॉल किया कि कहाँ हो, तो बोला कि हम रास्ते में हम आ रहे हैं। तो काफी ठंड का समय था, हम लोग का आंख लग गया। जब सुबह मेरी आंख खुली 4 बजे के लगभग, तो देखिए मेरा भैगना मेरे बेड पे नहीं है। तो हम उसको कॉल किए कि कहाँ हो, तो वो बोले क्या कि हम अभी जमालपुर में हैं, सो हम 11 बजे तक घर आ जाएंगे। तो हम बोले कि जमालपुर तुम कैसे चल गए, रात में तो तुम बोले कि हम शाम में ही आ जाएंगे, तो तुम जमालपुर कैसे चल गए? तो बोला नहीं हम आ जाएंगे। इतना सा बात बोला। उसके बाद फिर उनको हम बोले कि ठीक है तुम जिसके यहाँ गए हो उनको बात कराओ। तो वो बोला क्या कि हम थोड़ी देर में आपको बात करा रहे हैं। 10-15 मिनट के बाद मैंने उसको दोबारा कॉल किया, लेकिन एक बार भी वो मेरा फोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद से वो फोन बंद कर दिया। पहले भी कभी घर से बाहर रहता था? हाँ, कभी कदाल रहता था। 9 बजे 9:30 बजे तक में वो घर आ जाता था। हमारे घर में कपड़े का व्यापार चलता है, तो दिन भर काम करता है, तो शाम में मार्केट निकल सकता है घूमने फिरने के लिए, बगल में मार्केट है। वो तीनों लड़का जो है क्या संबंध था इसका? उसमें से एक लड़का ऑटो ड्राइवर है और एक लड़का पहले ऑटो ड्राइवर ही था। उनका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूटा, तब से वो ऑटो चलाना बंद कर दिया। तो वो लड़के से मेरा भैगना से उनसे दोस्ती बहुत अच्छा था। और जो ऑटो ड्राइवर था वही उनसे थाना से मिली क्या कि कोई मोबाइल किस्त पे जो है वो राधे नाम करके व्यक्ति लिया था, जो कि उनके साथ दोस्ती था। तो वो किस्ती नहीं चुकाया तो मेरा भैगना जो है मोबाइल उससे ले लिया। बोला मोबाइल तुमको तो किस्ती जब चुकाओगे तो तुमको हम वापस कर देंगे। मामला तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि हत्या का मामला हो गया। हमको तो पहले पता चला, हम जब 24 तारीख को फोन किए कि कहाँ हो, तो बोला जमालपुर में। तो हम बोले काहे के लिए गए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसी में आए। बोले किस दोस्त का नाम नहीं लिया। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ वो अपने मामा के यहाँ रहता था। मामा के यहाँ रहता था 4 से 4.5 साल तक पहले। क्या काम करता था? कपड़े का कारोबार चल रहा था। क्या क्यों हुई? हत्या क्यों हुई तो ये अभी हमको थाना से पता चला कि मोबाइल के कारण हत्या हुआ है। मोबाइल उसको किस्त पर दिलाया था। किसको? राधे नाम जो लड़का है उसी को दिलाया था, तो किस्ती नहीं चुका रहा था, उसी के कारण हत्या हुआ है। जिसको मोबाइल दिला तो वही हत्या किया? जी हाँ। कौन? क्या नाम है? राधे। क्या इसमें और कोई मामला जुड़ा हो सकता है? पत्नी से कोई विवाद था? नहीं, पत्नी से कोई विवाद नहीं। परिवार से? किसी से नहीं, अच्छे से बोलचाल के आया था। कितना भाई है वो? खबर कानपुर से, जहां पे बता दें कि दलित महिला ने भूमाफिया पर लगाया कब्जा करने का आरोप। जी हां, कानपुर नगर में दलित महिला ने भूमाफिया पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आपको बताते चले कि मामला पतरसा का है, जहां पे शिव दुलारी के बच्चों के 2 बेटे एक बेटी है, जिसने पूरी जमीन शिव दुलारी के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी 2021 में कर दी थी। और वही आपको शिव दुलारी का आरोप है कि अभयपाल, नीतीश भदौरिया, मुन्ना भदौरिया, ज्योति भदौरिया आदि 1 दर्जन लोग ने लाठी डंडों से लैस होकर 19 दिसंबर शाम को उनकी आरजी संख्या 167 पतरसा आए
और जाति सूचक गाली देने लगे, उसकी जमीन पर कब्जा करने लगे और कुटी रचित दस्तावेज दिखाकर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत शिव दुलारी ने 112 पर पुलिस के लिए आकर काम बंद करवा दिया और पुलिस की जांच के बाद फिर से उसे जमीन पर कब्जा करने के लिए जान से मारने की धमकी देकर घर में कैद कर दिया, जिसकी शिकायत उसने थाना में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और शिव दुलारी ने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों की जांच हो जाए तो और भी कितनी जमीन पर कब्जा किया है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। शिव दुलारी के एक विधवा महिला और उसने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर जान देने की भी बात कही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। और नितिन, इन लोगों ने अवैध कब्जा किया रातों रात हमारी। सर जी, हमारा नाम वीरेंद्र है। ये माता जी हैं हमारी शिव दुलारी। इन्होंने बच्चों से पावर ट्रेनिंग करवाई थी 2021 में, ठीक है। इनकी ज़मीन पर 11 तारीख को शाम को रातों रात कब्जा करने लगे अभय पाल और नीतीश भदौरिया, ज्योति भदौरिया और ललित और नितिन। इन लोगों ने अवैध कब्जा किया रातों रात हमारी ज़मीन पे और हम 1 महीने से समथिंग दौड़ रहे हैं, चौकी थाने के चक्कर काट रहे हैं। और यहाँ हम गए थे चौकी थाने में और वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इनके जो ललित हैं, इनके भाई एक पुलिस में है और एक बैंक में है। वो बैंक वाले बोलते हैं कि हम पैसे की टेंशन ना लेना, पैसे हम लगा लेंगे। और जो पुलिस में भाई है इनका, वो कह रहा है कि चौकी थाने हम सब देख लेंगे। और जो नीतीश भदौरिया है, ये कह रहे ठाकुर आदमी है और कह रहा है कि अगर अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली तो रातों रात जान से मरवा देंगे तुमको। और थाने आज गए थे वहाँ पे और वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से जानकारी को मिलती नहीं है और वहाँ पहले पैसे पहुँचा दिए जाते हैं और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रातों रात कब्जा अवैध, ये भू माफिया ये लोग हैं। मांग हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी ज़मीन पे जो कब्जा है वो हमको वापस दे दिया जाए और माता जी की ज़मीन है, माता जी के साथ न्याय होना चाहिए। बस यही हमारी सरकार से मांगे कर। खबर कानपुर से, जहां पे बता दें कि 8 अभियुक्तों को जी हां पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कानपुर नगर पुलिस आयुक्त द्वारा अपराध और अपराधियों के विरोध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अभियुक्त अपराध और अपर पुलिस अभियुक्त अपराध के निदेशन के साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए 8 नफर अभियुक्त गणों में से एक सलमान, दूसरा अश्वनी, शिव कुमार, निखिल, अभय मिश्रा, योगेंद्र सिंह, आलोक कुमार, शिव पटेल और गिरफ्तार कर त्वरित कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। शेयर मार्केट और IPO में अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों द्वारा ठगी किए जाने के गंभीर मामला सामने आया है। इसमें पीड़ित को अपराधी के लंच क्लब और H49 नामक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था, जिसमें कथित तौर पर शेयरिंग ट्रेडिंग से जुड़े टिप्स और एनालिसिस साझा किए जाते हैं। ग्रुप में शामिल लोग स्वयं को CBI और रजिस्टर्ड कंपनी के प्रतिनिधित्व बताते हुए निवेश के लिए प्रसारित करते हैं और साइबर ठगों द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से एक फर्जी ट्रेंडिंग ऐप और वेंचर बददे की ग्लोबल डाउनलोड कराया जाता था, जिसके बाद से ऐप का मुनाफा दिखाकर तथा कुछ रकम निकलवाकर विश्वास जीत लिया जाता है। इसके बाद ग्रुप के सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक दबाव बनाते हैं, जिसके प्रभाव में आकर पीड़ित ने अपने बैंक खाते से विभिन्न तिथियों को करोड़ों की धनराशि निवेश कर देती हैं। वहीं बता दें दिनांक 11/11/2025 को आरोपियों ने यह कहकर भय पैदा किया था कि एक कथित व्यक्ति के इनसाइडर ट्रेडिंग की गिरफ्तारी हुई है तथा सभी खातों में 20% पेनाल्टी लगाई गई है। अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए अंतरिक्ष राशि की मांग की गई, जिससे पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा का बात सामने आई। उस मामले में क्या कार्रवाई हुई? देखिए, घटना जब हुई थी तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमारी क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया था, तो इसमें FIR लिखी गई। FIR में लिखने के बाद ये टीम लगी रही। नॉर्मली ये टीम जो है म्यूल अकाउंट से जाके सीमित हो जाती है, उसके बाद वो कोई लाभप्रद जानकारी नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस पर टीम लगी रही। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और हम ऐसे 8 लोगों को पकड़ने में सक्षम हुए हैं जिन्होंने, जो कि लास्ट लेवल है, जिस लेवल से फ्रॉड है, यहाँ से पैसा सारा जो फ्रॉड का पैसा है ये विदेशों में भेजा जाता है, जहाँ पे बैठे साइबर क्रिमिनल्स उनको ऑपरेट कराते हैं।
वो एक अलग स्टोरी है जिसमें कि यहाँ से लोगों को नौकरी के झांसा दे के ले जाते हैं इंडियंस को और वहाँ पर उनको गुलाम बनाकर उनसे फोर्सिबली फ़ोन वगैरह कराते हैं। दैट इज़ डिफरेंट रैकेट। पर ये अच्छी सक्सेस है। और इसमें जो डॉक्टर साहब थे, आपको याद होगा कि करीब 5.5 करोड़ रुपए उनके और कुछ लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से पहले जोड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में उनको दिखाया गया कि हम सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। उनका विश्वास जीता गया। जब विश्वास जीत गया तो उन्होंने एक वेंचर ग्लोबल करके एक ऐप उनसे कहा कि इसको आप डाउनलोड कर लिए, एक एपीके फाइल भेजी और शुरू में इन्होंने इनको अच्छा खासा मुनाफा भी दिया। जब वो कन्विंस हो गए और इन्होंने अपनी एफडी खुलवा कर अपनी बड़ी रकम लगाई, तब उसके बाद जब उन्होंने टालमटोल करना शुरू किया इन कैश करने पे, तब उनको शक हुआ कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। और उसके बाद फिर उन्होंने साइबर क्राइम में आकर के अपनी एफआईआर दर्ज कराई। सर, उसमें जो तरीका था किस मोटस ऑपरेंडी ये कि जब इनको भारी मात्रा में पैसा मिल जाता है, ये ड्यूल अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उस धनराशि को बांट देते हैं। फिर उस धनराशि को ये कन्वर्ट कराते हैं यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर में इन्होंने कन्वर्ट कराने के लिए बाइनेंस ऐप का यूज़ किया और बाइनेंस ऐप में जब वो धनराशि आ गई तो घुमा कर उस पैसे को फिर उन्होंने एक यू होम करके ऐप है जो चाइनीज़ ऐप है, जिसमें कि आप यूएस डॉलर को कहीं से कहीं भी भेज सकते हैं। पैसे को फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको एक रेफरेंस आईडी होता है, इसके माध्यम से जिसको भी पता हो रेफरेंस आईडी से उसको कहीं पे कहीं ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो लोग थे इसमें हमें वो लास्ट मैन जो हमें मिला है और वो उसकी वीडियो भी हमारे पास है, जिसमें कि वो अपने जो वहाँ फॉरेन के हैंडलर से उनसे बात कर रहा है, इंडोनेशिया में बैठे अपने हैंडलर से बात कर रहा है। और इसलिए हम लोग को क्लियर हो गया कि ये मेन किंगपिन है जो कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट करा रहा है। कई और लोगों को भी बेवकूफ बनाया है। अभी हमारी इंट्रोगेशन चल रही है। बेसिकली आउट ऑफ कंट्री से भी जुड़े हैं। जी जी। तो इस पर किस तरह से आपको एक्शन लेंगे? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो पैसा वो रिकवर नहीं होता, इस केस में भी देखा है तो पैसे की रिकवरी ज्यादातर नहीं होता। हाँ जी जी, ऐसे केसेस जिसमें कि फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व होते हैं या उनके रोग एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्रयास तो हम लोग करते हैं, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है काफ़ी समय लेता है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना ना होना उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए अवेयरनेस ही हम लोग जो सबसे बड़ा वेपन है। जितने अवेयर होंगे एपीके फाइल अननोन सोर्सेज से डाउनलोड न करें। और इस तरह की कोई भी ऐसे भी अगर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपने आप को बताते हैं तो सेबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हैं कि ये उस मनी को उसको घुमाना, ताकि वो तुरंत, जैसे बैंक से हम लोग जो कॉन्टैक्ट करके उनको बताते हैं कि इस खाते से फ्रॉड हुआ है तो उसको फ्रीज कर देते हैं। ये फ्रीज होने वाले अमाउंट से समय से पहले इसको निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना और उसको कन्वर्ट कराना फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी के सिरे से विदेश भेजना अपने आप ये फेमा का उल्लंघन है। इसलिए ये इसकी जांच ईडी भी करेगी। अगर हम उसको रिक्वेस्ट करें तो वो भी कर सकती है। काफ़ी बड़े सम इन्होंने बात की, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से फॉरेन कंट्री में बैठ करके जो किया जा रहा है, इससे सभी को सावधान रहने के लिए बहुत आवश्यकता है कि उनको अवेयरनेस फैलाई जाए। सर, 5 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है। इसमें अब तक जो अमाउंट फ्रीज किया गया वो इसमें 54 लाख का अमाउंट शुरू में फ्रीज हो गया था क्योंकि उसको मूव नहीं कर पाए थे, लेकिन बाकी अमाउंट जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है वो निकल गया। और क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कुछ जानकारी बड़ी लेट से हम लोग को बता नहीं रहे थे बहुत सी बात। जब उनको कॉन्फिडेंस हमारी टीम पे आया तो उन्होंने रिव्यू किया, उससे हम आगे बढ़ने में सक्षम हुए। सर, पूरी टीम का मास्टरमाइंड का नाम क्या है और फतेहपुर का रहने वाला शिवम पटेल करके है। और ये वहाँ भी ऐप के माध्यम से इंडोनेशियन भाषा में बात करता है और रियल टाइम में वो कन्वर्ट कर देती है। अभी इसका खंगाला जा रहा है। अभी हम लोग थोड़ा अर्ली हैं, हम लोग और पता करें, इनके और भी सहयोगी मिलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और कई लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।